मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी लोकप्रिय श्रृंखला हेल्थ केयर में। आज का विषय है राइनोप्लास्टी यानी नाक से संबंधित सर्जरी और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर क्षितिज जी पाटिल। अब तक जो चर्चा हुई उसमें इस तरह से डॉक्टर क्षितिज ने हमें गाइडेंस दिया है कि नाक के अंदर की अगर हड्डी बढ़ जाती है तो उसे कम करने का काम इस सर्जरी में होता है, और साथ में नाक को जिस तरह का एक आकर्षक शेप चाहिए होता है वो इस सर्जरी से मिल सकता है। साथ ही उन्होंने हमें सूचित किया है, सावधान भी किया है कि इस सर्जरी से संबंधित जो हमारी अपेक्षाएं, आशाएं हैं वे वास्तविक होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए। कि अगर हम कहीं से किसी हीरो या हीरोइन का फोटो लेके आते हैं और डॉक्टर क्षितिज जी से बताते हैं कि इसी तरह की नाक हमारी बना दीजिए, तो सर ने हमें कहा कि ये कुछ हद तक संभव नहीं हो पाता और इस बात को वे ऑपरेशन के पहले क्लियर कर देते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से हमारे उन दर्शकों को ये एक मैसेज भी है जो हमारे डॉक्टर वर्ग के प्रति आशंकित होते हैं कि जब कोई काम होता है तो उन्हें पूरी तरह से बताया नहीं जाता है। डॉक्टर क्षितिज जी कहते हैं कि ऑपरेशन के पहले पूरी पारदर्शिता होती है, उनकी फोटो लेकर उन्हें आगे क्या हो सकता है ये पूरी जानकारी दी जाती है, और अपेक्षाएं उनकी कहाँ तक वास्तविक होनी चाहिए और रिजल्ट कहाँ तक मिल सकते हैं ये पूरी उनको सूचना देने के बाद अगर तैयारी हो तो ही मरीज को ऑपरेशन के लिए लिया जाता है। डॉक्टर क्षितिज जी, तो जिस सेप्टम या नाक के पर्दे का आप जिक्र कर रहे हैं कि इसमें वो करेक्ट किया था, तो ये सर्जरी तो हम जब हमारे एमबीबीएस पढ़ते हैं तब से ये सर्जरी चालू थी, जैसे डीएनए जो डेविडेड नेजल सेप्टम कहा जाता है। तो जो पुरानी ट्रेडिशनल सर्जरी हुआ करती है और जिस सर्जरी का विशेषज्ञ हैं, दोनों में क्या फर्क है? राइनोप्लास्टी को लेके हमारे समाज में काफ़ी मिसकंसेप्शंस भी है। जैसे कि नाक में कोई प्लास्टिक या सिलिकॉन का मटेरियल नाक सीधा करने के लिए यूज़ करने वाले हैं कि नहीं। पिछले लगभग 5 दशकों से जर्मनी और अमेरिका में इसके बारे में काफ़ी रिसर्च हुआ है, और आर्टिफिशियल मटेरियल जैसे कि सिलिकॉन, मेडपोर, साइलेस्टिक ऐसी जो मटेरियल यूज़ करते हैं, इनमें काफ़ी हद तक इन्फेक्शन पाया गया है और वो मटेरियल शरीर उसको बाहर निकाल देता है। तो इसीलिए पिछले 2 दशकों से ये आर्टिफिशियल यूज़ का मटेरियल का यूज़ पूरी तरीके से बंद हो गया है, और अभी सेप्टोप्लास्टी सर्जरी के जरिए जो नाक के पीछे के भाग का अतिरिक्त हड्डी है उसी को हम निकाल के नाक को सीधा करने के लिए वापरते हैं। अगर ये हड्डी कम पड़ती है तो हमारे ही कान की पीछे की जो छोटी पतली हड्डी होती है वो निकाल के नाक सीधा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और चूंकि ये हड्डी आपके ही शरीर से निकाली हुई हड्डी है, ये आपके शरीर में अच्छे से मिलजुल जाती है, अच्छे से इंटीग्रेट हो जाती है, और इसका कोई भी फॉरेन बॉडी रिएक्शन नहीं होता है और इसमें कभी भी इन्फेक्शन भी नहीं होता है। तो ये मिसकंसेप्शंस जो लोगों में है ये मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अभी आपके शरीर की खुद की ही शरीर की हड्डी का इसमें वापर किया जाता है, और इसलिए इसमें रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। मित्रों, शरीर का एक बहुत साधारण सा नियम है कि शरीर हमारे खुद के अंग, अवयव, स्राव, सिक्रेशन को भलीभांति जानता है। किसी कारण से अगर कोई बाहरी वस्तु हमारे शरीर में प्रवेश करती है और अगर वो शरीर उसको नुकसानदायक समझता है तो इसे वो बाहरी वस्तु यानी फॉरेन पार्टिकल समझता है और पूरी ताकत से उसको बाहर निकालने में जुट जाता है। डॉक्टर क्षितिज जी ने बताया कि अगर से नाक की हड्डी को सीधा करने में अगर एक्स्ट्रा अतिरिक्त मटेरियल लगता है तो पुराने समय में ये सिलिकॉन या मेटाफोर नाम की जो आर्टिफिशियल कृत्रिम मटेरियल होता था उससे लगाया जाता था। लेकिन दिक्कत ये होती थी कि शरीर इसको ग्रहण नहीं करता था, ये उसे बाहरी मटेरियल समझकर उसको डिस्कार्ड करने की, बाहर निकालने की कोशिश करता था, और इसीलिए इस ऑपरेशन के कई तरह के फेलियर रेट्स थे। नई विकसित प्रणाली में अब ये बाहरी मटेरियल ना होते हुए शरीर के ही एक जो हड्डी होती है उसको वहां पर जोड़ा जाता है, जिसे शरीर अपनी हड्डी समझता है, फॉरेन पार्टिकल नहीं समझता, और इसीलिए इस विकसित प्रणाली के सफलता के रिजल्ट काफी अच्छे हैं। तो बहुत ही रोचक और दिलचस्प जानकारी आपसे मिली है।
तो फिर हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि जो राइनोप्लास्टी सर्जरी होती है इसमें एक्चुअल में किया जाता है। राइनोप्लास्टी सर्जरी जो है ये शरीर को पूरा बेहोश करके की जाती है, जनरल एनेस्थीसिया में की जाती है। इसमें नाक के जस्ट नीचे के भाग में एक छोटा सा टाका रहता है जिसके ज़रिए हम नाक के ऊपर की चमड़ी को ऊपर करते हैं और ये ऑपरेशन किया जाता है जिसमें नाक की जो बीच में की हड्डी रहती है जिसको सेप्टम बोलते हैं उसको तो सीधा किया जाता ही है। इसके अलावा टाकों के ज़रिए आजू बाजू के स्ट्रक्चर को लेके नाक को अधिक सीधा और नोकीला और तीखा बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर नाक ज़्यादा चौड़ा रहा तो साइड से हम माइक्रो फ्रैक्चर करके उसको भी कम कर सकते हैं। ऐसे कंडीशंस में कभी ऑपरेशन के बाद में ये भाग में थोड़ी सी सूजन रह सकती है। ऑपरेशन के बाद में नाक के बाहरी भाग में प्लास्टर लगाया जाता है जो लगभग 10 दिनों के बाद में निकाला जाता है। अगर कोई बीमारियाँ रहती है जैसे कोई लेप्रेसी की बीमारी रहती है जिसमें नाक के बीच में की हड्डी गल जाती है उसमें नाक चपक जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में भी एक तो कान के पीछे का जो पतली हड्डी है वो वहाँ पे लगाई जा सकती है, अथवा हमारे 8वीं और 9वीं हमारी छाती की जो कार्टिलेज रहता है जिसको हम कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं वो भी कार्टिलेज हम नाक को सीधा बनाने के लिए उसका भी वापर किया जा सकता है और नाक को पहले के जैसा शेप दे सकते हैं। नाक को पहले के जैसा शेप दिया जा सकता है। तो मित्रों, जैसे डॉक्टर क्षितिज जी हमसे कह रहे हैं कि इससे पर्दा जो एक बाजू में सरक गया था, एक तरह के नाक में जो ब्लॉक हो रहा था, अवरोध हो रहा था, उससे दूर करते हैं और साथ साथ में नाक से संबंधित जो शेप है, आकार है, उसको दुरुस्त किया जा सकता है। अगर नाक चपटी हो तो उसको उभारा जा सकता है और अगर ज़्यादा चौड़ी हो तो उसको कम भी किया जा सकता है और यही इस सर्जरी की खूबी है। डॉक्टर क्षितिज जी, ऑपरेशन के बाद मरीज को या उनके रिश्तेदारों को आपकी क्या सलाह है? ऑपरेशन के बाद में कम से कम 2 महीने तक नाक को कोई भी प्रकार का धक्का नहीं लगना चाहिए, इसकी निगाह पेशेंट को रखनी पड़ती है। जैसे कि अगर कोई हेलमेट पहनता है तो उसमें पेशेंट को रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उल्टा सोना नहीं चाहिए, इसकी निगाह पेशेंट को कम से कम 2 महीने रखनी पड़ती है। इसके अलावा हम जो चश्मा पहनते हैं वो बहुत ही वेट वाला नहीं रहना चाहिए, लाइट वेट रहना चाहिए। अगर 3 पीस होता है, 3 पीस चश्मा रहता है तो वो चश्मा यूज़ करना चाहिए। ये सलाह हम पेशेंट को देते हैं। इसके अलावा कोई भी ऑपरेशन अगर रहा तो उसमें थोड़ी बहुत सूजन रहती है। अगर कान का ऑपरेशन रहा, गले का ऑपरेशन रहा, पेट का ऑपरेशन रहा, उसमें भी सूजन रहती है, पर वो अंदर होने की वजह से ये सूजन बाहर दिखती नहीं है। पर चूंकि हम नाक का ऑपरेशन कर रहे हैं तो चेहरे के ऊपर ये सूजन थोड़ी सी दिखती है और ये सूजन उतरने में कम से कम 2 से 4 महीने का समय लग सकता है। तो हमारी पेशेंट को और उनके रिश्तेदारों को यही सलाह होती है कि 2 से 4 महीने तक थोड़ी सूजन दिख सकती है और राइनोप्लास्टी सर्जरी के रिजल्ट्स आने में 4 से 6 महीने तक लग सकते हैं। तो इसी बात का टेंशन पेशेंट ने और उनको रिश्तेदारों में ने नहीं लेना चाहिए। तो उतना उन्होंने धीरज बनाए रखना, उतना उन्होंने धीरज रखना चाहिए। मित्रों, जिस तरह की नाजुक सर्जरी ये है तो उसी तरह के परिणाम आने में कुछ समय लगता है। डॉक्टर क्षितिज हमसे बता रहे हैं और बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे हम बार बार इस कार्यक्रम के माध्यम से कह रहे हैं कि अगर किसी उपचार में जहाँ डॉक्टर का जितना रोल होता है उससे कहीं अधिक मरीज का और उनके रिश्तेदारों का होता है, ताली दोनों हाथ की होती है, तो जितना सहयोग और जितना विश्वास हम हमारे डॉक्टर पर रखते हैं नतीजा उतना ही अच्छा होता है। जब ऑपरेशन पहले बता दिया जाता है कि जो नतीजा होता है किस हद तक के मिल सकता है, पहली बात, और उसमें समय लग सकता है, दूसरी बात। तो इन दोनों के प्रति बहुत जल्दबाजी या शीघ्रता पेशेंट या उनके रिश्तेदारों नहीं करनी चाहिए, उतना धीरज बनाए रखना चाहिए। डॉक्टर क्षितिज जी, चर्चा के हम अंतिम मोड़ पर हैं और इस चर्चा के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को, हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके जीवन से संबंधित कुछ ऐसे पहलुओं से परिचित कराते हैं कि जो उनके लिए सूचना का काम करते हैं, साथ में प्रेरणा का भी काम करते हैं।
तो जैसे परिचय में मैंने कहा था कि आप डॉक्टर एम एन पाटिल जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के सुपुत्र हैं, जाने माने ENT चिकित्सक है, उनके आप सुपुत्र हैं। तो जनमानस में एक आम धारणा होती है कि जो ऐसे प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित होते हैं तो उनको जीवन में कोई संघर्ष नहीं करना होता है, उनको सब चीज़ें रेडीमेड मिलती हैं, या जैसे कहते हैं कि बॉर्न विद गोल्डन स्पून, कि सोने का चम्मच लेके होते हैं। आपका अपने व्यक्तिगत जीवन में इसका क्या अनुभव है कि आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, किन सुविधाएं आपको मिली है, और दूसरी बात जो मुकाम अभी आपने हासिल किया है उसमें आप स्वयं का क्या योगदान मानते हैं? आपने हमारे पिताजी का जिक्र किया है। हमारे पिताजी एक बहुत ही प्रिंसिपल्ड व्यक्तिमत्व है। उन्होंने बचपन से ही हमें कभी भी ऐसा फील नहीं कराया कि आपको कोई लीजर्स मिलने चाहिए। आप हरदम ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये हमको ऐसी हमारी संस्कार हमें मिले हैं। और हमारे पिताश्री ने जो शून्य से ये विश्व निर्माण किया है, उसको हम अगर वो प्लेटफॉर्म से अगर हम उसको 4 गुना बड़ा नहीं कर सके तो हमारा इसमें कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं हो सकता है। तो इसका हमेशा से हमें एक प्रेशर रहा है, और इसी प्रेशर की वजह से हम शायद कुछ उसमें उन्होंने जो प्लेटफॉर्म हमारे लिए क्रिएट किया है उसको हम थोड़ा सा बड़ा कर सकने में उनका योगदान है। और इसी के अलावा उनका एक आशीर्वाद भी है कि पेशेंट का जो विश्वास होता है वो हम उनको हम कंटिन्यू कर सके, उसका एक आशीर्वाद उनका है। हालांकि व्यक्तिगत है, फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ कि आज जिस मुकाम पर आप हैं, सर संतुष्ट और खुश हैं? सर बहुत संतुष्ट और खुश है, पर मुझे इसके भी आगे और कुछ नई फील्ड्स हमारे ENT क्षेत्र में करने हैं, जैसे स्नोरिंग सर्जरी। ये एक फील्ड मुझे हमारे विभाग में इस्टेब्लिश करना है, और एक ऐसा अद्ययावत हॉस्पिटल हमारे विभाग में मुझे इस्टेब्लिश करना है जिसके कारण हमारे विभाग के लोगों को बड़े सिटीज़ में, नागपुर जैसे सिटी में जाने की ज़रूरत ना पड़े। यही मेरी एक मनीषा है। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी ये इच्छा पूरी हो, तो जो न केवल आपके लिए बल्कि हम शहरवासियों के लिए भी उतनी ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी। मित्रों, आज एक बहुत ही सार्थक चर्चा एक नई तरह की टेक्निक विधि नाक की सर्जरी रैनोप्लास्टी पर संपन्न हुई। इसके विशेषज्ञ डॉक्टर क्षितिज जी पाटिल ने हमें इस विधि के बारे में बहुत ही आसान और रोचक तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यह कार्यक्रम आपका अपना है। इस विषय में आपके सुझाव, विचार और प्रतिक्रिया हम इनकी हमेशा से राह देखते हैं। आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर एक नंबर दिखाया जा रहा है, जिसके जरिए आप अपने एंड्रॉयड फोन से हमसे बात कर सकते हैं, या चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। कार्यक्रम आपको कैसा लगा? मित्रों, पिछले बार भी हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपको अपने पसंद का कोई विषय या विशेषज्ञ चाहिए तो हमें सूचित करें। हम हर बार आपकी मंगल की और कल्याण की कामना करते हैं, लेकिन इस तपती धूप में आज आपसे एक नम्र विनती है कि पानी का हर कतरा, हर बूंद ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हर कीमत पे इसे बचा के रखिए। एक एक बूंद पानी की आपके द्वारा संचित की हुई न केवल हमारे लिए उपयोगी होगी, बल्कि ये हमारी अगली पीढ़ी के लिए एक देन होगी, क्योंकि आंकड़े ऐसे बताते हैं कि शायद कुछ वर्षों बाद पानी हमको आयात करना पड़ेगा। मित्रों, आज हम अमरावती में हैं तो हम अपने आपको सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारे पास में पानी अच्छी मात्रा में, जिसका हमको अभाव सहन नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन मराठवाड़ा और हमारे आसपास के क्षेत्रों में पानी की जो किल्लत अभाव है, उसको देखते हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से एक सामाजिक चेतना के रूप में आपसे फिर से नम्र अनुरोध है कि जहां कहीं आप पानी का दुरुपयोग देखते हैं, बहाव देखते हैं, उसको रोकिए। व्हाट्सएप के मैसेज को मैं दोहरा रहा हूं कि जिस तरह कहीं
पूजा की जगह इबादत के लिए आपके हाथ उठते हैं, उसी तरह बहते नल के लिए आपके हाथ उठे। और इसी अपील के साथ में हम आज के हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर क्षितिज जी पाटिल सर अपने एक बहुत ही रोचक विषय पर दिलचस्प मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को दिया है, इसके लिए हम दिल से आपके आभारी है। धन्यवाद, नमस्कार।